गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स जानने के बाद आज ये जानेंगे कि फोर्स किन किन चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली इसका कैटेगराइजेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, मगर हम लोग को जो ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है उसके इफेक्ट के हिसाब से वो ये है कि फोर्स मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? तो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स बहुत इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इन द टग ऑफ वॉर, if both the teams apply similar magnitude of the force in opposite direction, the rope does not move in either cases in its sides. This happens because the balance force which results the applied force becomes zero. ठीक है, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट इज क्या वो नहीं रेस्ट को चेंज करता है नहीं मोशन को चेंज करता है। फोर्स बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले तो हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या इसका मतलब हुआ, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सारे एग्जांपल्स को डील करेंगे। पहला चीज कि बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए एक वुडन कुछ भी रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, आप इसको इक्वल यहाँ से धक्का देते हो, दूसरा आदमी यहाँ से धक्का देता है, विद इक्वल मैग्नीट्यूड यानी इक्वल फोर्स से। तो जैसे ही इक्वल फोर्स से इन दोनों को धक्का दिया जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, होता क्या है कि ये ना ही मूव करता है और ये क्या बोलते हैं रेस्ट पे ही रहता है। तो ये एक्चुअल में शो करता है बैलेंस फोर्स को, ठीक है, कि फोर्स इसका बैलेंस है। और भी सारी चीज़ है जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस फोर्स कभी किसी चीज़ के स्टेट को चेंज नहीं करता है। स्टेट यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात नहीं किया जाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में बात करें। बैलेंस फोर्स हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब हो गया ये, एंड अपोजिट डायरेक्शन जरूरी नहीं कि धक्का देने वाला बात हो। अगर एक डब्बा रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से खींच रहे हैं एंड दूसरे जगह से यहाँ से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम बात हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो रहा है, देन इट इज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब बात क्या पड़ता है कि फोर्स जो बैलेंस फोर्स है कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा बात नहीं है कि बैलेंस फोर्स कुछ भी नहीं करता, वो साइज और शेप को चेंज करता है। मान लीजिए आपके पास क्ले रखा हुआ है, अभी हम इसको धक्का देते हैं तो सिंपल सी बात है ये खिसक जाएगा, अपने शेप और साइज को चेंज करेगा। तो बैलेंस फोर्स ऐसा नहीं है कि वो शेप और साइज को चेंज नहीं करता, ये चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ द बलून, बलून को केस में अगर मान लीजिए हम लोग डालते हैं तो फिर होता क्या, वो पिचकना स्टार्ट करता है, इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बलून। ठीक है, अब हम लोग अनबैलेंस फोर्स देखते हैं, इसको उल्टा हो गया। रिजल्टेंट का मतलब आप एक बार समझ लीजिए, रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पर यूज कर, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी है, इसके तरफ हर जगह से फोर्स लग रहा है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से एंड कहीं से भी। फोर्स जहाँ पे भी लग रहा है उससे मतलब नहीं है, फोर्स जैसे जैसे लग रहा है इन सब फोर्सेस का जो सम होता है एफ नेट, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं या नेट फोर्स बोलते हैं। ये हमारा सिचुएशन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ये जीरो जीरो नहीं होता है, जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है। ये एक्चुअल में क्या है, सम ऑफ द फोर्सेस दिखाता है, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा बात क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी चीज को के स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में डाल सकता है, एंड अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स: moving a stationary object, increase the speed of moving object, increase the speed of a move, decrease the moving object, stop a moving object। ये देखते हो जितना भी हम लोग इफेक्ट देखे हुए थे फोर्स का, ये सारा कुछ को ये ओबे कर सकता है, चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सारा कुछ, तो लॉज ऑफ मोशन अब हम लोग को देखना है। लॉज ऑफ मोशन जानने से पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हम बताए थे आपको, लॉज ऑफ मोशन में एरिस्टोटल आता है, गैलीलियो आता है, न्यूटन आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन सारे लॉज के ऊपर, मगर उनका जिक्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि या तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं या तो उनका जो थियरी है वो फॉल्स कहला दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये वेस्ट किया जाता है। मगर फिर भी फॉल्स होने के बावजूद एरिस्टोटल का लॉ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, हम लोग क्यों उसको पढ़ते हैं भाई? इसके पीछे रीज़न ये है
कि जो एरिस्टोटल का लॉ है, ये सबसे पहला लॉ था जो मोशन को डिफाइन करा था, मोशन को बता रहा था ऐसे होता है ये सिचुएशन, मतलब उसके सिचुएशन को पूरी तरीके से बता रहा था। ये एरिस्टोटल का सिचुएशन था। वही गैलीलियो के बारे में देखा जाए तो गैलीलियो का बात क्या हुआ, तो गैलीलियो एरिस्टोटल जैसा कुछ गलत तो नहीं बताया, लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत ये था कि ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, मतलब सारे थियोटिकल जो लैंग्वेज उस समय चल रहा था उसमें ये सबसे यूनिक ये एक्सपेरिमेंटल दिखाया था। सबसे पहला लोग एरिस्टोटल का लॉ समझते हैं। एरिस्टोटल लॉ ये बोला था कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हम लोग मोशन में डालते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए बार बार हमको फोर्स अप्लाई करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कार है, खिलौना वाला कार है हमारे पास, हम उसको धक्का दिए तो वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर हमें उसको धक्का देना पड़ता है, फिर वो रुक जाता है, फिर हमें धक्का देना पड़ता है, फिर वो रुक जाता है, हमें बार बार इस चीज को कंटिन्यू करते रहना पड़ता है ताकि वो उस मोशन को ओबे कर पाए, मतलब कि वो मोशन में रह पाए। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो, ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होता है और अगर उसको धक्का दिया जाता है तो तब तक है जो दिक्कत नहीं डालता, मतलब तब तक वो रेस्ट में नहीं आता जब तक कि कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक ना पाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये थियरी हमको पता है कि अगर मान लीजिए जो रुकता है ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन तो अपना खुद का फोर्स है भी। ठीक है, तो ये जो रुकने वाला बात है ये फ्रिक्शन के कारण होता है। मगर गैलीलियो के इसके बारे में सॉरी गैलीलियो बोल रहे हैं, एरिस्टोटल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, और इसके कारण क्या हुआ कि उसका जो थियरी है वो गलत साबित हो गया। मगर पूरी तरीके से गलत तो नहीं बोल सकते, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो एक तरीके से बोले तो सही है। तो सबसे पहली बार खोज करने के कारण क्या हुआ ना, इनको है जो उस हिसाब से इनके बारे में बताया गया, इनका कंट्रीब्यूशन दिया गया। सिमिलरली हम लोग गैलीलियो गैलीली के बारे में देखते हैं, तो गैलीलियो का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सबसे पहले ये बताया था द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड विद नो फोर्स एक्ट ऑन देम। ये तब तक बात करता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम जाता है और कोई भी फोर्स उनके पास एक्ट नहीं करता। दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, क्योंकि देखिए आप ये एरिस्टोटल को है ना क्या बोला जा रहा है, मतलब कि एरिस्टोटल को इनहेंस करके उसके जो गलती है उस गलती को सुधारते हुए अपने बारे में बताया। तो एरिस्टोटल के गलतियों को बताते हुए बोला है क्या कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर मान लीजिए कोई फोर्स एक्ट करता है तो कोई बॉडी है वो हमेशा फॉरएवर मूविंग में चलते रहे, हमेशा मूव करते रहे। दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द बॉडी। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं करता है किसी बॉडी पे, हमेशा बैलेंस्ड फोर्स वर्क करता है। बैलेंस्ड फोर्स तो मोशन को कभी रेजिस्ट करेगा नहीं, ना रेस्ट को मोशन में डालेगा ना मोशन को रेस्ट में डालता है, ये सिचुएशन है। बट द पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल for any object sorry the particularly it is not possible for any object because to attain the condition is zero। ठीक है, the unbalanced force is impossible। ये इसलिए होता है क्योंकि इस सिचुएशन को वर्क करना ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। ये कंडीशन सॉल्व करना इट इज जीरो, जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स होना ये बिल्कुल भी इनबैलेंस्ड फोर्स है। फ्रिक्शनलेस सरफेस होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी कारण ये चीज हम लोग बोलते हैं आइडियल सिचुएशन होता है। ये सारा एक्चुअल बेसिस है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, न्यूटन के, क्योंकि ये सारा लॉज एक्चुअल में आपस में इंटरकनेक्टेड है जो एक दूसरे को बताता है, एंड हेंस हम ये लोग बात करेंगे इसी से हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। बट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।